हाय दिस इज अनिल संगम हेयर और मैं आपके लिए लाया हूँ इंग्लिश स्पोकन के कुछ टिप्स अपने वीडियो के साथ। इससे पहले कि हम अपने स्टडी को स्टार्ट करें, मैं आपको बताऊं कि अंग्रेजी भाषा का महत्व आज कितना बढ़ चुका है। अंग्रेजी बोलना आज केवल ना हमारे शौक में है बल्कि हमारी मजबूरी भी बन चुकी है। अंग्रेजी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज होने के कारण हमारे हर एक कदम पर इसकी ज़रूरत आन पड़ी है। जब हम अपने जगह को छोड़कर किसी अन्य जगह पर जाते हैं, उसकी वजह या तो कुछ करना होता है, अध्ययन करना होता है, या फिर कोई विशेष कारण होता है। और जब भाषा की दुविधा वहाँ पर हमें महसूस होती है, एक अंग्रेजी भाषा ही ऐसी भाषा है जो हमारी मदद करती है अपनी भावनाओं को प्रकट करने में। अब बारी आती है उन लोगों के बारे में कि फिर ये इस भाषा को हर एक व्यक्ति क्यों नहीं सीख पाता। इसके पीछे अगर मेरा जहाँ तक सर्वे है, मैं अपना एक्सपीरियंस अगर बताऊं, तो आधे से अधिक लोगों के दिमाग में ये पहले से ही भर चुका है कि अंग्रेजी एक कठिन भाषा है। अंग्रेजी मेरे लिए बहुत कठिन है, अंग्रेजी के व्याकरण मुझे समझ में नहीं आएंगे, और भी ना जाने क्या क्या क्या। और कुछ लोग तो ये कसम खा चुके हैं कि इंग्लिश बोलना है तो 100% 100% मुझे पूरा व्याकरण खोल के रख देना है। मैं बताना चाहूँगा, अध्ययन की गई भाषा यानी व्याकरण की किया गया अध्ययन और एक आम तौर पर बोले जाने वाली भाषा, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। अगर हम हिंदी की ही बात करें तो हिंदी हम जो भी बोलते हैं व्याकरण से 80-90% सही बोलते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं व्याकरण में उसे क्या कहा जाता है, उसके चलन क्या है, उसकी प्रक्रियाएं क्या हैं, उसके लक्षण क्या हैं? नहीं। लेकिन फिर भी हम 80-90% शुद्ध भाषा बोलते हैं। क्या ये ऐसा अंग्रेजी में नहीं हो सकता कि बिना व्याकरण का अध्ययन किए हुए हम एक बेहतरीन भाषा को समझ सकें, लिख सकें? अगर एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूं, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि ही वॉज इन द वे, तो जो व्याकरणाचार्य हैं या जिन्होंने थोड़ी सी व्याकरण पढ़ ली है, उनको ये बात खल जाएगी कि अगले ने क्या बोल दिया, ही इज इन द वे। ऑन द वे होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उसकी भाषा आपके पास स्पष्ट रूप से पहुंची कि नहीं पहुंची? उसने एक बेहतरीन टेंस बनाया, उसने एक बेहतरीन सेंस दिया, और प्रीपोजिशन की जो मिस्टेक है उसकी, वो कोई बड़ी मिस्टेक नहीं है। उसने प्रीपोजिशन को भी प्रीपोजिशन की जगह पर ही रखा था। फर्क सिर्फ इतना था कि ऑन होना चाहिए था और उसने इन कह दिया, लेकिन उसकी भाषा स्पष्ट थी, हम समझ सकते हैं। ठीक इसी प्रकार कुछ इन्हीं सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैंने इस प्रोग्राम को डिजाइन किया है। दोस्तों, मैं वादा करता हूं आपसे, खास करके उन विद्यार्थियों से जो हिंदी मीडियम के हैं, जो सरकारी स्कूल के विद्यार्थी हैं, या जिन गांवों में या कुछ ऐसे जगहों पर जहां पे इंग्लिश इंस्टीट्यूशंस के अच्छे क्लासेस नहीं हैं, उन विद्यार्थियों के लिए यह डिजाइन किया हुआ जो मेरा कोर्स है, मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं सार्थक होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी आपकी तरह हिंदी मीडियम का एक विद्यार्थी था और मैं भी यही सोचता था कि अंग्रेजी बहुत कठिन है। जब मैं इससे जुड़ा तो पता चला कि नहीं, शायद अगर दुनिया की सारी भाषाओं को देखा जाए तो अंग्रेजी भाषा बोलना दुनिया की सबसे आसान भाषा होगी। इसके कुछ तथ्यों पर और कुछ स्टाइल्स पर, कुछ शैलियों पर सिर्फ ध्यान देना है, समझना है, उसको रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ समझना है। और वो चीज़, वो कड़ी जैसे ही आपको समझ में आती है, आप अंग्रेजी स्पोकन की तरफ अपना कदम बढ़ाने लगते हैं। किसी भी भाषा की अगर बात की जाए तो उसमें कर्ता और उसका क्रिया बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। हमारी अंग्रेजी भाषा में भी यही है। और अंग्रेजी भाषा में तो 100% सब्जेक्ट एंड वर्ब ही बोला जाता है। यदि मैं कहूं कि राम जाता है, इसका ट्रांसलेशन राम गोज होगा। राम सुरेश के साथ जाता है, इसका भी ट्रांसलेशन राम सुरेश होगा। ठीक है, बाद में आप विथ सुरेश लिखते रहिए, राम गोज ही होगा। राम सुरेश के साथ सोमवार को जाता है, राम गोज ही होगा, बाद में आप विथ सुरेश ऑन मंडे जोड़ते रहिए। यानी अंग्रेजी भाषा का ट्रांसलेशन चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ट्रांसलेशन केवल सब्जेक्ट वर्ब के बनते हैं। और सब्जेक्ट एंड वर्ब के बाद यदि किसी का स्थान है तो वो है ऑब्जेक्ट का। यदि उस वाक्य में ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये वर्ब क्या है, आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। किसी वाक्य की शुरुआत उसके सब्जेक्ट से होती है, और आइए देखते हैं सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट डूअर, डूअर का मतलब होता है करने वाला। करने वाला यानी कि कर्ता, कर्ता का मतलब ये होता है जो कार्य करे। वर्ब, कौन क्या करने वाला?
एक्शन को करने वाला, कार्य को करने वाला, काम को करने वाला, डूअर करने वाला। क्या सब्जेक्ट यही है? तो पता चलेगा कि नहीं, सब्जेक्ट एक और हो सकता है। कौन? whom we talk about, जिसके बारे में हम बात करते हैं। अगर मैं कहूं कि राम खेलता है, तो यहां पर खेलने का काम हो रहा है, एक्शन खेलने का है, तो इस एक्शन को प्ले करने वाला, इस एक्शन को करने वाला मेरा सब्जेक्ट होगा। लेकिन यदि मैं यह कहूं कि राम शिक्षक है, तो इसमें तो कोई कार्य हो ही नहीं रहा, लेकिन हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? शिक्षक कौन है? राम। तो राम यहां पर एक सब्जेक्ट होगा। यानी कि जिस वाक्य में कार्य हो, उस कार्य को करने वाला सब्जेक्ट हो सकता है। जिस वाक्य में कार्य ना हो, हम जिसके बारे में बात करते हैं, वह एक सब्जेक्ट हो सकता है। वर्ब हम जान ही चुके हैं, एक्शन यानी कि कार्य, जो कार्य होता है उसे हम वर्ब कहते हैं। और वर्ब, हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करें, आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे द डिफरेंस बिटवीन द मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब, जिसमें कार्य नहीं होता। जैसे राम एक शिक्षक है, इसमें कोई कार्य नहीं है, तो यहां पर इज खुद अपने आप में एक मेन वर्ब की भूमिका निभाती है। ये आगे की विषय वस्तु है, अभी इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब बारी आती है ऑब्जेक्ट की, यानी सब्जेक्ट एंड वर्ब का ट्रांसलेशन बनाने के बाद यदि किसी चीज को लिखा जाता है तो वो है ऑब्जेक्ट। यदि आपके वाक्य में कोई ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट की परिभाषा क्या है? अ वर्ड इफेक्टेड बाय वर्ब, एक ऐसा शब्द जो क्रिया के द्वारा प्रभावित हो, यानी जिसके ऊपर क्रिया हो। यह डिफिनेशन जब मैंने भी पहली बार पढ़ी थी तो ये रट्टा तो मार लिया था कि जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़े, लेकिन ये समझ में नहीं आया था, इसे समझने में कुछ दिन लग गया था। जब भी अगर आपको यह परिभाषा समझ में आ गई और वाक्य को पढ़कर आप निकाल लेते हो कि किस शब्द के ऊपर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, तो वह आपका ऑब्जेक्ट होगा। यदि आप यह ना निकाल पाते हो तो एक बहुत ही इजी फंडा है, एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है, और वो ट्रिक है कि जो भी आपका कार्य हो रहा है, जो भी क्रिया हो रही है, उस क्रिया से दो सवाल करें, क्या और किसे, यानी हूं। क्या और किसे, क्या और किसे का जो जवाब होगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। यानी जब भी आपको यह समझ में ना आए कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं है, तो आप जो क्रिया है, जो कार्य है, उस कार्य से आप दो सवाल करें, क्या और किसे। क्या और किसे का मिला हुआ जो जवाब, यदि उसका जवाब आपके वाक्य में है तो वह एक ऑब्जेक्ट है। और हमेशा ध्यान रखें कि क्रिया से केवल यही दो सवाल किए जा सकते हैं ऑब्जेक्ट को निकालने के लिए, क्योंकि क्रिया बहुत सारे सवालों के जवाब देती है। कब, कहां, क्यों, कैसे, इन सारी चीजों के जवाब क्रिया देती है, लेकिन सारे सवालों के जवाब ऑब्जेक्ट नहीं होते। केवल दो सवालों के जवाब ऑब्जेक्ट होते हैं, क्या और किसे। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के द्वारा। राम किताब पढ़ता है, इसमें कार्य पढ़ने का हो रहा है, तो पढ़ना हमारा क्रिया हुआ। पढ़ाने का काम क्या हो रहा है? राम किताब पढ़ाता है, राम किताब पढ़ाता है, पढ़ाने का कार्य हो रहा है। पढ़ाने का कार्य कौन कर रहा है? सब्जेक्ट कर रहा है, यानी कि राम कर रहा है। करने वाला राम है यहाँ पर। पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है? क्या का जवाब है किताब, तो ये किताब इस वाक्य का ऑब्जेक्ट होगा। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, राम मुझे पढ़ाता है, वही चीज है, पढ़ाने का कार्य हो रहा है, पढ़ाने का कार्य सब्जेक्ट कर रहा है, यानी राम कर रहा है। क्या पढ़ाता है? जवाब नहीं, लेकिन किसे पढ़ाता है? मुझे पढ़ाता है। इसमें क्या का जवाब है और इसमें किसे का जवाब है। आगे बढ़ते हैं, राम मुझे किताब पढ़ाता है, कार्य पढ़ाने का हो रहा है, पढ़ाने का कार्य राम कर रहा है, सब्जेक्ट हुआ। क्या पढ़ाता है? किताब पढ़ाता है। किसे पढ़ाता है? मुझे पढ़ाता है। यानी इस सेंटेंस में क्या और किसे दोनों के जवाब हैं, यानी इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, राम छत पर पढ़ाता है, कार्य पढ़ाने का हो रहा है, पढ़ाने का कार्य कौन कर रहा है? राम कर रहा है, राम हो गया सब्जेक्ट। क्या पढ़ाता है? मालूम नहीं। किसे पढ़ाता है? उसका भी जिक्र इस सेंटेंस में नहीं। जब पूछेंगे पढ़ाता है, कहां पढ़ाता है, तब जवाब मिलेगा कि छत पर पढ़ाता है। और कहां का जवाब, यानी क्या और किसे को छोड़कर बाकी सारे किसी भी सवाल का जवाब ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। यानी इस सेंटेंस में छत पर चाहे जो भी हो, इस सेंटेंस का ये ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। एक दुविधा और आपको हो सकती है, जैसा कि मैंने कहा कि जब हम क्रिया से पूछते हैं क्या और किसे, और इसका जो जवाब मिलता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ क्या के जवाब ऐसे होते हैं जो ऑब्जेक्ट नहीं होते, तो फिर वो क्या होते हैं, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। क्या और किसे के जवाब में से जो क्या का जवाब है वह एक ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी।
और अगर वो ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर उसे अंग्रेजी की दुनिया में कॉम्प्लीमेंट के नाम से जानते हैं। पूरक, जो सेंटेंस के अर्थ को पूरा करे, बिना उसके थोड़ा सा अधूरापन सा है। जैसे राम है, अब राम क्या है अगर ना बताया जाए तो ऐसा लगेगा जैसे एक अधूरापन सा महसूस हो रहा है। लेकिन राम एक डॉक्टर है, राम क्या है का जवाब यदि हम शुमार कर देते हैं अपने वाक्य में तो एक क्लियर अर्थ निकलता है। और यह डॉक्टर जो राम के लिए प्रयोग किया गया शब्द है, यह डॉक्टर इस वाक्य का कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। वह मुझे किताब पढ़ाता है। इस वाक्य में यदि पढ़ाता है से पूछा जाए क्या, तो जवाब मिलेगा किताब, और यह किताब इस वाक्य का ऑब्जेक्ट है। लेकिन वह मुझे पागल कहता है, यदि इस कहता है से पूछा जाए क्या, और इसका जो जवाब मिलेगा वो पागल मिलेगा, लेकिन ये पागल एक ऑब्जेक्ट नहीं है, यहां पर यह एक कॉम्प्लीमेंट है, यहां पर एक कॉम्प्लीमेंट है। वजह देखते हैं। वह मुझे किताब पढ़ाता है, यहां पर मैं एक अलग हूं और किताब एक अलग चीज है, यानी कि क्या और किसे, इन दोनों का जवाब अलग अलग वस्तु हैं। दूसरे सेंटेंस में देखते हैं। वह मुझे पागल कहता है, मैं और पागल ये दोनों एक ही लोग हैं। वह मुझे पागल कहता है, यानी पागल कोई अलग वस्तु यहां पर नहीं है, मैं ही पागल हूं, उसकी नजर में मैं ही पागल हूं, वो मुझको ही पागल कहता है। यानी जब क्या और किसे का जवाब एक अलग अलग वस्तु हो तो वो एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब क्या और किसे का जवाब अलग अलग ना हो बल्कि सब्जेक्ट के लिए या ऑब्जेक्ट के लिए ही प्रयोग किया गया है, ऐसे शब्द को कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है और एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। राम शिक्षक है, शिक्षक कौन है भाई? शिक्षक शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? राम के लिए, और राम इस वाक्य का सब्जेक्ट है, इसलिए यह सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। टीचर इस वाक्य का एक कॉम्प्लीमेंट है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ऑब्जेक्ट, राम क्रिकेट खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है, इसमें राम प्लेज क्रिकेट, इसमें क्या का जवाब जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या का जवाब एक कॉम्प्लीमेंट नहीं है। लेकिन राम मुझे लाडो कहता है, राम मुझे लाडो कहता है, इसमें जो क्या का जवाब होगा वो एक ऑब्जेक्ट ना होकर एक कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि राम कहता है, किसे कहता है भाई? मुझे, मुझे कहता है, मुझे क्या कहता है? लाडो कहता है। यानी कि यहां पर जो क्या का जवाब है वो ऑब्जेक्ट के लिए प्रयोग किया गया है कि ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाता है। ऐसा नहीं कि लाडो के ऊपर कोई कार्य हो रहा है। यहां पर वह मुझे किताब देता है, किताब के ऊपर कार्य हो रहा है। क्या देता है? किताब। मैं और किताब दो अलग अलग वस्तु हूं, लेकिन वह मुझे लाडो कहता है, मैं और लाडो दो अलग अलग नहीं है, बल्कि मुझको ही लाडो कहा जाता है। तो यह चीज बहुत क्लियर हुई कि जब क्या का जवाब हमारे सामने आए तो हम यह देख लें कि वह किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में तो नहीं कहा जा रहा है। यदि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में कहा जा रहा है तो वह एक कॉम्प्लीमेंट है, और यदि नहीं उसके ऊपर एक क्रिया हो रही है, वो क्रिया से प्रभावित है, तो वह एक ऑब्जेक्ट है। मैं अनिल संगम इसके साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस मोमेंट।